हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं वर्णमाला के भाग 4 के साथ उपस्थित हूँ। वर्णमाला के 3 क्रम मैंने पढ़ा दिए हैं, यानी कि वर्णमाला के 3 भाग मैंने आपको बता दिए हैं और उसमें स्वर व्यंजन से संबंधित काफी जानकारी आपको मिल गई है। और आगे मैं आज अभी जो हमारी तीसरी वीडियो थी वर्णमाला की भाग 3 जो है, उसमें आपने व्यंजन के कुछ प्रकार देखे हैं जो कि मैंने आपको बताया था, जिसमें स्पर्श व्यंजन का था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो श्वास तंत्र के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, इन सब के आधार पर आपको बताऊंगी कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, और आशा करती हूँ आपको मेरा ये कंटेंट और मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेशन दे जाता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, और अगर नहीं लाइक करते हैं तो प्लीज कमेंट में आप लिखिए कि क्या कमी है मेरे अंदर, मैं ऐसा क्या नहीं पढ़ा रही जो आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और रही बात थोड़ा कंटिन्यूटी की बात, जो भी है वो कुछ ऐसे कारण थे जिनसे मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी अपनी वीडियोस को, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और मैं वीडियोस को कंटिन्यू करूंगी अपने। और काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे आप लोगों का, काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे, तो मुझे लग रहा है कि मेरा प्रयास आप लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और इसी तरह मेरे प्रयास को सफल बनाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। जो कमी हो उसे प्लीज आप सजेशन कमेंट बॉक्स में आकर सजेशन दीजिए, इससे मैं आपकी बहुत थैंकफुल होंगी, क्योंकि इससे मुझे अपने अंदर सुधार करने का अवसर मिलेगा और मैं अच्छा प्रयास करके आपको अच्छा कंटेंट प्रदान करने का प्रयास करूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो को, ज्यादा समय नहीं अपना वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं वर्णमाला के आगे भाग में। चौथे भाग में आज मैं आपको स्वर तंत्र यानी प्राणवायु के आधार पर आपको कि हर प्रकार की कंपटीशन में आती है। ठीक है, जैसे भी आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे आपको सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, वर्णमाला से मिलेंगे, संधि से मिलेंगे, समास से मिलेंगे, अलंकार से मिलेंगे, वर्तनी शुद्धि से मिलेंगे, वाक्य शुद्धिकरण से मिलेंगे और समाज से मिलेंगे। तो इस तरह से आपको बहुत तरह के शब्द मिलेंगे जो कि अगर आप स्टार्टिंग से वर्णमाला को ही समझते हुए चलेंगे तो आगे आपको वर्ण विच्छेद करना, संधि विच्छेद करना, संधि करना, समास विग्रह करना, इन सब में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में और अपने प्रयास को आगे बढ़ाइए और मेरे साथ इस वर्णमाला को समझते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो श्वास वायु होती है हम, ठीक है, श्वास वायु के आधार पर, इससे पहले मैंने आपको 3 भाग में वर्णमाला के व्यंजन के बारे में काफी कुछ बताया। स्वर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी जब ये व्यंजन वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा तब। ठीक है, स्वर तंत्र या जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्राणवायु। ठीक है, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के भेद। ठीक है, देखिए व्यंजन को कई प्रकार से बांटा जाता है, तो आज आप क्या पढ़ रहे हैं, स्वर तंत्र या प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो स्वर तंत्र है हमारा, ठीक है, स्वर तंत्र यानी कि स्वर स्वर हमारा कहाँ से निकल रहा है, ठीक है, उसके आधार पर मैं आपको बताने चल रही हूँ। और इसको आप मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए अब जो है स्वर तंत्र या श्वास वायु के आधार पर, ठीक है, ये प्राण वायु को आप श्वास वायु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप श्वास वायु भी कह सकते हैं और स्वर तंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें हमारा कितने आधार पर व्यंजन, इस आधार पर व्यंजन के कितने भेद है। ठीक है, इस आधार पर जो है हमारे व्यंजन के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कैसे, कौन कौन से, देखिए, घोष
पहला क्या है, घोष या जिसे हम सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, ये पहला है, और दूसरा क्या है हमारा, अघोष। दूसरा क्या है, अघोष, ठीक है। सघोष और अघोष, बहुत लोग इसको घोष बोलते हैं या सघोष बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारा, ये अघोष, ठीक है। अब देखिए, अब जब प्रश्न पूछा जाता है हमारे पेपर में जब आता है तो कैसे आता है, ये पूछता है प्रश्न, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न देते हैं। देखिए, प्रश्न पूछने के प्रकार कई हो सकते हैं, लेकिन आंसर उनका सेम होता है, बस डिपेंड करता है वो क्वेश्चन किस प्रकार से उन्होंने पूछा और हमारी समझ में वो कहाँ तक आया है। देखिए, पूछते हैं, स्वर तंत्र या श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, या स्वर तंत्र या श्वास वायु के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर क्या होगा, 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में। 2 भेद भी बताएंगे हम, 2 भाग भी बता सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 2 हैं वो, घोष और सघोष, घोष और सघोष है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इसकी पहचान भी बता देती हूँ। देखिए, अब मैं आपको परिभाषा भी बताती हूँ। ये जो हमारा पहला पार्ट है, जो है ये घोष या सघोष, ठीक है, घोष या सघोष, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होगा, जिन शब्दों के उच्चारण में या जिनके उच्चारण में नाद, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, ध्वनि। देखिए, ध्वनि को ही नाद भी बोलते हैं, ठीक है। अगर पर्यायवाची भी पूछा जाए कि ध्वनि या आवाज का पर्यायवाची क्या होता है, नाद भी होता है और ध्वनि भी होता है, ठीक है। देखिए, जिनके उच्चारण में नाद या ध्वनि उत्पन्न हो वो क्या कहलाते हैं, घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आप जैसे समझिए, ठीक है। घोष और सघोष आपको समझ में, जिनके उच्चारण में नाद या ध्वनि उत्पन्न हो वह घोष या सघोष वर्ण या व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनके पहचान बताती हूँ। देखिए कैसे होते हैं, इसमें है स्पर्श व्यंजन के, जो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी वर्णमाला को समझने में और बाकी चीजों को समझने में, ठीक है। तो देखिए क्या है, स्पर्श व्यंजन सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, ये आप कट कर दीजिए, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। देखिए, स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग, देखिए मैंने आपको वर्ग और वर्ण में अंतर पहले ही बता दिया है, और अच्छे से समझने के लिए कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, इसमें क्या है कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के, जो प्रत्येक वर्ग है हमारा, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। देखिए, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और क्या है, प्लस और सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं हमारे, ठीक है। 11 स्वर मैंने आपको बताए हैं हिंदी की वर्णमाला में होते हैं, तो कितने हैं, सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सारे स्वर,
और प्रत्येक वर्ग का जो भी स्पर्श व्यंजन है हमारा, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं, ठीक है। 25 वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा वो क्या होगा हमारा, सघोष या घोष वर्ण कहलाएंगे या घोष व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या होता है, स्वर के अलावा और भी हम क्या किसे ऐड कर सकते हैं, अनुस्वार, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको काफी चीजें बता देती हूँ, ठीक है। अनुस्वार और क्या है इसमें, प्लस, या, रा, ला, वा और हा। देखिए अब क्या हो गई इसमें, या, र, ल, व, हा, ये भी सघोष वर्ण है। देखिए अब इनको जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि थोड़ा तीव्र निकल रही है, ध्वनि जो है उत्पन्न हो रही है तेज गति से। जैसे देखिए हम कोई शब्द इसके अलावा जिन जो मैंने आपको पहचान बताई है, इनके अलावा अगर आप किसी वर्ण को बोलते हैं तो इतनी ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, इनके तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को आप अगर बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है तीव्र। इसके अलावा जितने भी हमारे स्वर हैं, सारे स्वर को आप उच्चारित करेंगे तब भी ध्वनि उत्पन्न होगी तीव्र। इसके अलावा जैसे हमारे क्या है, अनुस्वार हो गया, इसके अलावा य, रा, ला, वा, हा, ये जो है इनको भी उच्चारण करने में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घोष और स्वघोष को एक बार में ही समझ लीजिए, सारा मामला ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए पहली बात तो इनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। कैसे, बिल्कुल सिंपल, ये वे वर्ण होते हैं या वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में नाद या ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। नाद या ध्वनि उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं, घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि इनकी पहचान कैसे करते हैं, कि कौन कौन से हमारे वर्ण हैं जो कि सघोष में आते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए आप जब स्पर्श व्यंजन से आप जान गए हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होगा, ठीक है। ये होंगे, सभी स्वर होंगे, सभी अनुस्वार होंगे, और य, र, ल, व, हा, ये होंगे हमारे सघोष। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम मुझे क्लियर कर दीजिए, मैं श्योर आपको क्लियर करके बताऊंगी। दूसरा हमारा क्या होता है, अघोष वर्ण। दूसरा क्या है हमारा, अघोष। अघोष वर्ण, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, देखिए इसकी क्या पहचान, इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए अब जैसे मैंने बताया कि जब सघोष का हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अघोष का उच्चारण, ये वे वर्ण हैं, इनकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। देखिए कैसे समझेंगे, ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। देखिए पूरी परिभाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब इनकी पहचान बता देती हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये अघोष वर्ण है।
कैसे? इसमें देखिए क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण तथा ये जो हमारे शाह होते हैं, तीनों शाह, ठीक है, कौन कौन से शाह, अब आप उन्हें दूसरे नामों से नहीं जानिएगा, मैं जो बता रही हूँ इन नामों से जानिएगा, ठीक है। अभी क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो शाह में तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होगा, ठीक है, और उसके बाद शाह, ये कौन सा शाह है, तालव्य शाह, इसे हम क्या बोलते हैं, तालव्य शाह, ठीक है, ये कौन सा है, तालव्य शाह। और ये कौन सा शाह है, ये है हमारा मूर्धन्य शाह, ठीक है। और उच्चारण स्थान भी पूछेगा तो तालव्य है इसका उच्चारण स्थान, और मूर्धन्य का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाला सा है, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं दंत सा, ठीक है। अब बहुत लोग इसको बहुत अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, बट वो सही नहीं है, समझने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, बट जो एक मानक हिंदी की हमारी जो भाषा होती है वो जो है यही है। तो ये कौन सा शाह है, पहला वाला ये है तालव्य शाह, दूसरा वाला क्या है, ये हमारा मूर्धन्य शाह है, और जो तीसरा वाला ये हमारा क्या है, दंत शाह है, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा कि अघोष वर्ण क्या होते हैं। अघोष वर्ण ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि नहीं उत्पन्न होती, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं या व्यंजन कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे हम करेंगे, देखिए पहचान लिख लीजिए आप, कैसे करेंगे, तो प्रत्येक वर्ग का, जितने भी हमारे वर्ग हैं वर्णमाला में, उन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श श श तीनों भी श जो हैं वे अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आपको ये स्वर तंत्र या स्वर वायु प्राणवायु के आधार पर मैंने आपको बताया है, ये देखिए स्वर तंत्र या श्वास वायु के आधार पर जो मैं व्यंजन के भेद बताई, आपको दो भेद बताई, सघोष और अघोष, घोष या अघोष, ठीक है, जैसे आप समझ सके। इन नामों से परिचित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी एग्जाम में किसी नाम से पूछ लेता है और किसी एग्जाम में किसी नाम से। कई बार सघोष को सिर्फ घोष बोलते हैं, तो आप विचलित नहीं हुई, परेशान नहीं होगी कि ये क्या पूछ लिया है, तो सघोष को ही घोष बोलते हैं, ठीक है, और अघोष तो है ही, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा व्यंजन का हो गया इस तरह के, इसके आधार पर दो भेद। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ जो है हमारा रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर जो है हमारा कैसे है, देखिए। इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको पहले मैं प्राणवायु के आधार पर बता देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने आपको थोड़ा सा करेक्शन कराना चाहूंगी, ये प्राणवायु नहीं है, यहाँ पर आप श्वास वायु ही कर लीजिए, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सॉरी इसके लिए, ठीक है। ये क्या है, श्वास स्वर तंत्र या श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद है। अब मैं आपको किस आधार पर कराऊंगी, प्राणवायु के आधार पर, ठीक है। ये हमारा दूसरा टाइप था, ठीक है, एक मैंने आपको पहले बता दिया है एक प्रकार से, ये दूसरे प्रकार से था। अब तीसरे प्रकार से मैं आपको बताती हूँ प्राणवायु के आधार, ठीक है, प्राणवायु के आधार पर। अब देखिए इसके भी कई नाम हैं, आपको तीन सारे नाम आने चाहिए, देखिए प्राणवायु या क्या बोलते हैं इसको हम, और दूसरा नाम प्राण तत्व, ठीक है, प्राणवायु या प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के भेद, ठीक है। देखिए अब क्या है, प्राणवायु या प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। अब ये भी देख लीजिए व्यंजन, इसके आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, इसके आधार पर भी व्यंजन के कितने भेद हैं, दो भेद। कौन कौन से हैं दो भेद, आप यहीं साथ के साथ लिखते चलिए। अल्प प्राण आपने सुना होगा, आज अच्छे से समझ भी लेंगे,
कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण और ये दूसरा हमारा महाप्राण। अभी मैं आपकी इसकी पहचान भी बताऊंगी आपको, कैसे आप पहचानेंगे कि अल्प प्राण है कि महाप्राण है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया और ये हमारा दूसरा पार्ट। तो देखिए, प्राणवायु या प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, कई बार तो एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछता है। क्या पूछते हैं एग्जामिनर? प्राणवायु या प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? सीधे सीधे आप बोलेंगे दो भेद होते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे दो, कौन कौन से होते हैं? कई बार ऑप्शन के साथ पूछ लेते हैं कि कौन से दो भेद हैं, और कई बार सिर्फ नंबर में पूछते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे करके, या कई बार अल्प प्राण महाप्राण को कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। ठीक है, तो आप कैसे आंसर करेंगे? अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आएगा, कोई भी प्रारूप हो प्रश्न का, आप अच्छे से उसको रिप्लाई कर पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो प्राणवायु या प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अभी मैं आपको इसकी परिभाषा भी बताती हूँ। देखिए, अब देखिए, जैसे ये हमारा पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण, देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। कई बार परिभाषा देकर भी पूछते हैं प्रश्न को। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु बहुत कम निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? वे वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु बहुत कम निकलती है, वे वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपकी इनको पहचानने के तरीके बताती हूँ कि आप कैसे पहचानें। अगर आपने अच्छे से इसे पढ़ लिया ना, तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि कैसे होता है। देखिए, इसमें क्या है? स्पर्श व्यंजन का, देखिए क्या है? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, और कौन कौन से आएंगे इसमें? और या, र, ल, व और सभी स्वर। देखिए, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए अच्छे से। परिभाषा आपने लिख ली होगी, और इसकी मैंने आपको पहचान भी बता दी कैसे होंगे। देखिए कैसे हैं। स्पर्श व्यंजन जो जान रहे हैं आप, का से माँ तक के व्यंजन को क्या बोलते हैं? हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, का से माँ तक जो भी है हमारे, वो क्या होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, देखिए मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, का से लेकर के माँ तक में 5 वर्ग होते हैं। और जिसे का है, तो अगर का से प्रारंभ हुआ है तो उसको का वर्ग बोलते हैं। चा से प्रारंभ हुआ है तो वो चा वर्ग है। और जैसे टा से प्रारंभ हुआ तो टा वर्ग है। ठीक है, पा से प्रारंभ हुआ है तो पा वर्ग है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि जिस वर्ण से वर्ग प्रारंभ होता है उसी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे इसको? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, या व्यंजन, जो भी आप समझिए,
और य, र, ल, य, र, ल, व और सभी स्वर, ठीक है, और सभी स्वर तो जो भी है इसमें क्या है, ये सब होते हैं क्या, अल्प प्राण। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण आपने अच्छे से समझ लिया, अब आपको बताती हूँ महाप्राण। महाप्राण समझने के लिए देखिए बहुत ही आसान है, जो अल्प प्राण से रह गए हैं वो क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु बहुत ही आसानी के साथ निकलती है, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु बहुत ही आसानी से निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाएंगे, वे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। वे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसकी भी मैं आपको पहचान बता दूं, जैसे आप समझेंगे कैसे कि ये महाप्राण। देखिए जब अल्प प्राण आपने समझ लिया ना, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो गई। ठीक है, अल्प प्राण के अलावा जो भी बचे हुए हैं देखिए उनको कैसे पहचानेंगे, आप एक वैसे याद कर लीजिए। देखिए क्या है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, अब देखिए मैं आपको बता दूं कैसे समझेंगे आप। ये देखिए इसमें अल्प प्राण में क्या था, पहला तीसरा पांचवा ना, अब बचा क्या, 5 वर्ण होते हैं, पहला तीसरा पांचवा तो अल्प प्राण में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा वर्ग का, दूसरा और चौथा। देखिए कितनी आसानी से आप समझ जाएंगे कि महाप्राण क्या होता है, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, और इसमें और क्या आएंगे, बचे क्या है देखिए, अब बचते हैं शा, शा, शा और हा। देखिए आपको मैंने उच्चारण स्थान पहले ही बता दिया, इनको कौन सा शा बोलते हैं। ये नहीं कि चीटी वाला सा और सरलता वाला सा और किसान वाला सा, ऐसा नहीं बोलना है आपको। ठीक है, आपको क्या बोलना है, बोलना है ये तालव्य शा है। ठीक है, ये कौन सा शा है, ये है हमारा तालव्य शा। ये क्या है, मूर्धन्य शा। ये क्या है, दंत सा। और ये हा क्या है, हा को काकल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हा को काकल्य बोलते हैं। काकल्य क्या होता है, कंठ का ही दूसरा नाम। ठीक है, क्या होता है, कंठ, कंठ को ही बोलते हैं काकल्य। ठीक है, तो अगर उच्चारण स्थान भी पूछ ले हा का क्या होता है, तो काकल्य भी पूछ सकते हैं और कंठ भी पूछ सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इस तरह से आप महाप्राण को समझिए अच्छे से। एक बार फिर से परिभाषा को मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको अभी ही याद हो जाएगी और कभी भी भूलेगी नहीं। ठीक है, समझ के चलिए, कभी याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु बहुत ही आसानी से निकलती है, वे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे, कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और श, स, स, हा, ये क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, अब आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा व्यंजन इस तरह से पूर्ण होता है। ठीक है, मैंने आपको व्यंजन का पूरा ही लगभग सब कुछ ही बता दिया है। हाँ, लेकिन एक चीज और बता दूं कि आप जो है सघोष अघोष अगर पढ़ लेते हैं, अल्प प्राण महाप्राण पढ़ लेते हैं, ठीक है, जितना मैंने बताया आपको अभी, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 4 से 5 अंक बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए भरते हैं तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न आते हैं, इन्हीं दोनों में से पूछते हैं, सघोष अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण से। 2-2 प्रश्न अगर भी पूछते हैं तो 4 प्रश्न होते हैं। ठीक है,
और ये प्रश्न तो ऐसे पूछते हैं। इसके अलावा जो हा का पूछ लेते हैं कि हा क्या है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको तीनों शाह बताए हैं, ये तीन शाह जो हैं, इनके उच्चारण स्थान पूछ सकते हैं और इनका नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा शाह है। तो इस तरह से आप पूरी तरह से प्रिपेयर रही ना, ये ना हो कि हाँ हमने ये तो चीज तो पढ़ा ही नहीं था एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन देखें तो कि नहीं ये तो चीज मुझे कहीं बताया ही नहीं गया। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे तो ये बोलने की नौबत नहीं आएगी आपको कभी, ये चीज हमने कभी पढ़ा नहीं था जो पेपर में देखने को मिला है। चाहे कितना भी टफ पेपर हो, मॉडरेट हो, इजी तो आप कर ही ले जाएंगे, लेकिन टफ को भी आप बीट कर जाएंगे, टफ को भी आप क्रैक कर जाएंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़िए। सघोष अघोष आपने पढ़ लिया, महाप्राण और अल्प प्राण पढ़ लिया आपने, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण ये सब आ गया आपको। अब आप पढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं स्वर की ओर, ठीक है। व्यंजन तो हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अगर कोई रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक रह गया व्यंजन का, आप बताइए, तो मैं जरूर पर वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए। और अब मैं आपको स्वर के लिए बताती हूँ। देखिए, अब स्वर को समझने के लिए भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपने अच्छे से व्यंजन को पढ़ा है वैसे ही आप अब स्वर को भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था स्वर के बारे में। देखिए, अब मैं आपको स्वर के बारे में बताती हूँ। ठीक है, अब आप अगर स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, व्यंजन कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में, ठीक है। अब स्वर देखिए, स्वर मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, ठीक है। पहला क्या होता है, ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दीर्घ होता है। दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर, ठीक है। और प्लुत स्वर को तो मैंने साफ ही मना किया आपको, मैं बता दूंगी कि होता क्या है, बट आप यही समझिए कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही हमको हिंदी भाषा में पढ़ना होता है, ठीक है। प्लुत स्वर आप संस्कृत में पढ़ते हैं। इसके लिए अब मैं आपको बता दूं, कि स्वर स्वर और स्वर की परिभाषा मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर भी आपको बता देती हूँ कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जिनके उच्चारण में श्वास वायु को किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है, और स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, ठीक है। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, और वे सदैव जो है स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। और इसके साथ ही हम देखते हैं लघु स्वर। मैंने आपको ह्रस्व स्वर या लघु स्वर बता दिया था क्या क्या होते हैं। इन्हें लघु स्वर भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, लघु स्वर, ठीक है। तो ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ये दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या होता है, अ, ई, उ और री, ठीक है, ये हो गया। और दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं, अब इसी का दीर्घ कर दीजिए, आ, ई, उ, ठीक है, ये हो गया दीर्घ स्वर में। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ इसमें, ये हो गए, और री भी होगा, री का दीर्घ रूप आपको पता होगा ऐसे होता है, ये रहा। इसके बाद क्या होता है, ए ओ औ, ठीक है, ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो री है, ये वाली री है, इसको जो है संस्कृत में स्थान मिला हुआ, इसका संस्कृत में प्रयोग होता है, हमारी हिंदी भाषा में कोई प्रयोग नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आप समझते रहिए, दीर्घ स्वर में ये भी आता है, ठीक है। तो ये संस्कृत में प्रयोग होता है इसका, ठीक है। इसके बाद
प्लुत स्वर आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्लुत स्वर के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि प्लुत स्वर का ज्यादा यूज हिंदी में नहीं है। प्लुत स्वर वही है कि 3 गुना समय लगता है। देखिए, हर्ष स्वर में जितना समय लगता है उसका 2 गुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण करने में लगता है, लेकिन प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। कितना लगता है? 3 गुना समय लगता है इसका उच्चारण करने में। ठीक है, कैसे होता है? जैसे रा, धा, ये हो गया हमारा प्लुत स्वर। इसकी आकृति कैसे होती है? जैसे हमारा एस होता है ना, इस तरह की आकृति होती है प्लुत स्वर की। ठीक है, अब देख लीजिए, आपने रफली पढ़ लिया कि क्या है। और भी उदाहरण अगर आप कहते हैं, जैसे किसी को पुकारने के लिए जब भी प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा क्या होता है? वहां पर प्लुत स्वर होता है। जैसे राधा मैंने आपको बताया, इसके अलावा आप समझ लीजिए, उदाहरण तो आपको पता ही होने चाहिए। मोहन, ये देखिए मोहन, मोहन हो गया। ठीक है, और भी किसी को भी आप आवाज अगर लगाते हैं, जैसे राम, राम, वो, ठीक है, या जैसे भी हम मंत्र जाप करते हैं तो इसमें और भी आगे लगा सकते हैं, इसमें भी और लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। और जैसे कहते हैं सुनो, 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 तब भी आपको ऐसे ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का ये प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि स्वर का उच्चारण स्थान में आपको बताती हूँ। देखिए, ये भी प्रश्न आता है, अक्सर लिटरेचर में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में तो जरूर पूछा जाता है इससे प्रश्न। इससे कम से कम 2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछते हैं, सिर्फ उच्चारण स्थान को लेकर। ठीक है, स्वर जो है हमारे, स्वरों के उच्चारण स्थान में आपको बताते हैं। ठीक है, स्वरों के, और ये बिल्कुल आपको ऑथेंटिक मैं पढ़ा रही हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सही पढ़ रही हूँ या सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट अगर आप देते हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्वर का उच्चारण स्थान भी कैसे होता है। ठीक है, देखिए, इसको आप इस तरह से समझिए, वर्ण लिखिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखिए उच्चारण स्थान। अच्छे से आज आप समझ जाएंगे, 2 से 4 अंक आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान, और क्या, इसी साथ में आपको वर्ग भी पढ़ा देती हूँ। ठीक है, 3 चीजें आपको आज एक साथ समझ में आएंगे। देखिए, सबसे पहला वर्ण क्या है हमारा? आ। ठीक है, आ हो गया, और ये आ, ये जो दोनों आ है हमारे, हर्ष और दीर्घ जो है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और वर्ग क्या हो जाएगा? कंठ। देखिए ऐसे, ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान। इसके बाद ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ठीक है, उसका क्या होगा? तालव्य, तालु होगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, उच्चारण स्थान क्या होगा इनका? तालु होगा। वर्ग कौन सा होगा? तालव्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? इसके बाद हमारा आता है उ, उ, यानी कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ। इनका क्या होगा उच्चारण स्थान? ओष्ठ होगा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ या होठ बोलते हैं सामान्य बोलचाल में। तो इनका वर्ग क्या होगा? इनका वर्ग अगर पूछते हैं तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य। क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा ए, ऐ। इसका क्या हो जाएगा हमारा? कंठ ताल। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसका? कंठ तालु। ठीक है, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओ, औ।
ओ औ। इसका हो जाएगा आपका कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ को मिलाकर क्या बनता है हमारा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ और इसका आ, मतलब कंठ और ओष्ठ जो होता है, कंठ और ओष्ठ, यानी कि वर्ग में आप कंठोष्ठ लिख सकते हैं और उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, अब हम देखते हैं री का उच्चारण स्थान क्या है हमारा। री है हमारा मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इसका वर्ग क्या होगा? मूर्धन्य। इसके बाद अंग, अंग का है अनुनासिक, अंग का है उच्चारण स्थान अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक को मुख या नासिक बोलते हैं। ठीक है, मुख प्लस नासिक को मिलाकर क्या होता है? अनुनासिक। ठीक है, अब इनका जो है क्या होगा वर्ग में? मुख प्लस नासिक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा क्या लास्ट है? आह। आह वर्ण जो है हमारा, ये क्या है? कंठ है। ठीक है, ये भी वर्ग क्या है? कंठ। ठीक, देखिए स्वरों के उच्चारण स्थान अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। आप इस पर जल्दी से गो थ्रू हो जाइए, मैं आपको उच्चारण करके भी बताती हूँ। ठीक है, देखिए आ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। वर्ग क्या है? कंठ। दूसरा है ई, उच्चारण स्थान तालु, वर्ग तालव्य। ओ ओ, उच्चारण स्थान ओष्ठ, होठ, वर्ग क्या है? ओष्ठ। ठीक है, ए उच्चारण स्थान कंठ तालु, वर्ग क्या है? कंठ तालव्य। ठीक है, ओ ओ उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस ओष्ठ होता है, कंठोष्ठ बोल सकते हैं, यहाँ भी कंठ प्लस ओष्ठ होता है और कंठोष्ठ यहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा री जो है हमारा वर्ण, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, वर्ग है मूर्धन्य। इसका अंग है अनुनासिक, वर्ग है मुख प्लस नासिक। आह जो है कंठ है उच्चारण स्थान इसका और वर्ग क्या है? कंठ है। इस तरह से आज आपको स्वरों का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया है। इसी तरह आगे की वीडियो में आपको सजातीय स्वर और विजातीय स्वर के साथ उपस्थित होंगी और स्वर के बारे में काफी कुछ रोचक जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आप समझते हैं कि अगर हम स्वर और व्यंजन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका काफी कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, जो कि आगे आप जो हिंदी भाषा की जो जर्नी है आगे पढ़नी है जो आपको, उसमें काफी आसानी मिलेगी और काफी अच्छा आपको महसूस होगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ेंगे, आप कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे कि हाँ ये चीज तो मुझे आती ही नहीं। जब वहां पर इन शब्दों का प्रयोग होगा, इन वर्गों का प्रयोग होगा, वर्णों का प्रयोग होगा, तो आप इनसे अच्छे से गो थ्रू हुए होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ठीक है, आशा करती हूँ आज का मेरा ये कंटेंट आपको काफी पसंद आया होगा और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, तो प्लीज मुझे प्रमोट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, मिलती हूँ स्वर के एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।